नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म से लगातार आपको वीडियो सोल्यूशन मिल रहे हैं। उसी क्रम में जो बायोलॉजी का 10वां चैप्टर है उस पर हम आप बढ़ें, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाली जो भी वीडियोज़ हों वो लगातार आपको मिलते रहें। साथ ही साथ हम लोगों का जो ये टीम है वह बढ़ती रहे, हमारा ग्रुप बढ़ता रहे और आपका सहयोग मिलता रहे। देखते हैं दोस्तों इसमें हमें क्या देखना है। ध्यान रखिएगा, जो 10वां चैप्टर है क्लास 12th के लिए, उसमें जो दिया गया है वो दिया गया है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस नाम से ये जो चैप्टर है, इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी क्या है, साथ ही साथ अब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग देख रहे थे, अब देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, साथ ही साथ इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। इसमें आपको जो एक दृष्टि में लेसन है उसको ध्यान देना है, बहुविकल्पी जो प्रश्न है 1 नंबर वाले उनको ध्यान देना है, और निश्चित उत्तरी भी जो हैं उनको भी हम यहां समराइज करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सेक्शन अच्छा लगेगा, आप इसको एंजॉय करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ एग्जाम में टॉप क्वेश्चंस यहां से सिलेक्टेड आएंगे और उसको करके आप कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म के बेसिस पे हमें अपने तरफ से आप उत्साहित करेंगे। तो हम आगे भी और अच्छे वीडियोस आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। बढ़ते हैं इस सेक्शन में जो कि दिया गया है आपके सामने। चलिए, दिया है जैव तकनीकी में हुआ विकास गत 2 दशकों से जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, जीन अभियांत्रिकी तथा रासायनिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में हुई नवीनतम खोजों का परिणाम माना जा सकता है। ठीक, आगे दिया गया है क्लोनिंग की सफलता से इन क्रियाओं को एक अभूतपूर्व गति एवं सामर्थ्य प्रदान की है। रासायनिक संश्लेषण के स्थान पर जैव संश्लेषण से बनाए गए पदार्थ तुलनात्मक रूप से अधिक सस्ते एवं प्रदूषण रहित होते हैं। तो याद रखिएगा, कह रहा है रासायनिक संश्लेषण के स्थान पर जो जैव संश्लेषण से पदार्थ बनाए जाते हैं वह तुलना की जाए अगर तो सस्ते भी हैं और प्रदूषण रहित हैं, यानी प्रदूषण करते नहीं हैं, प्रदूषण से कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को बचाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इको फ्रेंडली हो जाते हैं। बात करेंगे आगे पुनर्संयोजक जो डीएनए प्रौद्योगिकी है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये क्या है थोड़ा सा इसमें देखिएगा, ने ऐसे सूक्ष्म जीव पौधों एवं जंतुओं का निर्माण संभव कर दिया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब फिर से डीएनए को जोड़ करके और नए जो है रूप दे करके टेक्नोलॉजिकली एक नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर देना, बनाया है जिसमें अभूतपूर्व जैविक क्षमता निहित हो। ऐसे जीवों का इन्होंने क्या कर दिया है, संवर्धन कर दिया है, विकास कर दिया है, बना दिया है। आगे दिया गया है आनुवांशिक रूप में रूपांतरित जीवों यानी ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक जीन का एक ही जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त पुनर्संयोजन डीएनए तकनीकी का प्रयोग करते हुए अधिकाधिक विस्तृत हुआ है। तो डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यह जो तकनीकी है बहुत ज़्यादा विकसित की गई है। आप इसको देख पा रहे हैं, आज के आधुनिक युग में बहुत सारी सुख सुविधाएं इनसे जुड़ करके आपके सामने मिलती हैं। आगे बात करें जैव प्रौद्योगिकी के विवेचनात्मक अनुसंधान जो क्षेत्र हैं उनकी भी बात करें। उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों अथवा शुद्ध एंजाइम्स के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरकों का निर्माण करना, ये जो 2-3 बातें हैं, ये सारी चीजें जैव प्रौद्योगिकी के बेसिस पे ही संभव आज हो पाई हैं। आगे बात करें, देखिए क्या दिया है।
जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के क्षेत्र जो हैं उनकी भी बात यहां बता दिया गया है आपसे कि क्या क्या उसके क्षेत्र हैं। जीन स्थानांतरण यानी जीन ट्रांसफर द्वारा उपयोगी गुणों की वृद्धि करते हुए पारजीनी पादपों यानी ट्रांसजेनिक जो प्लांट हैं तथा पारजीनी जंतुओं के उत्पन्न से की दिशा में प्रगति जीव संवर्धन, रोगों, पीड़कों इत्यादि के प्रति प्रतिरोधी किस्में आदि का तैयार करना इनसे संभव हो पाया है और सम्मिलित किया गया है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स आप जानते हैं कि जीन्स के ट्रांसफर के बेसिस पे अलग एक जेनेटिक क्वालिटी वाला प्लांट्स जो है जनरेट किया जाता है। यह इनकी उपयोगिता है। जंतु कोशिका संवर्धन के क्षेत्र में प्राप्त उत्पादों, प्रतिरोधी टीकों, विशेषकर विषाणु प्रतिरोधी टीकों, अनेक औषधियों, पुनर्योजित प्रोटीन निर्माण, संशोधित खाद्य पदार्थ, जीवों में सुधार आदि ये चीजें इसमें पाई जाती है। आगे दिया गया है कृषि, बागवानी एवं वन विकास के लिए अनेक नई खेती योग्य प्रजातियां या किस्में वैरायटीज तैयार करके पोषण क्षमता व उत्पादन में वृद्धि की गई है, जिसमें रोग रहित, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन, कीट, कवक, विपरीत मृदा अवस्थाओं, लवणों की मात्रा, सूखा शाकनाशी की प्रतिरोधक उत्परिवर्तित किस्में भी तैयार की गई। यानी जो इस तरह के खरपतवार हैं उनको भी खत्म करना, विपरीत मृदा में अवैधिक अवस्थाओं में ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स का ग्रो अप कराने की व्यवस्था, लवणों की मात्रा उपलब्ध करना, शाकनाशी जो है उनकी प्रतिरोधक उत्परिवर्तित किस्में तैयार करना, ये सब चीजें जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से संभव हो पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीटी टॉक्सिन्स जो हैं। बीटी टॉक्सिन्स जीन जीवाणु बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, उसी का शॉर्टकट है बीटी, से क्लोनित करके पौधों में ये प्रकट की जाती है। बीटी कपास एक पारजीनी पादप तैयार किया गया है। बीटी मक्का, धान, ऐसी बहुत सी फसलें हैं जो कि उत्पादित की जा रही हैं, जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके तैयार की गई है। आगे बात करें, आनुवांशिक जो रूपांतरित जो फसलें हैं उनके बारे में दिया गया है। आनुवांशिकतः रूपांतरित जो फसलें हैं जिसे आप कहते हैं जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो यहां देखिए दिया फुल फॉर्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप हैं कि कृषि ही अनेकानेक समस्याओं का हल हो सकती है, ऐसा इसे बताया गया है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि हरित क्रांति की जो द्वितीय अवस्था है उसके रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि हरित क्रांति के थ्रू आप जानते हैं ढेर सारी फसलें जो कि नहीं उत्पादित होती थी नॉर्मली, उनका उत्पादन बढ़ाया गया, जिससे हम खाद्यान्न की पूर्ति के बेसिस पे आत्मनिर्भर हो सके और भारत में हर व्यक्ति को अच्छा बुरा भोजन मुहैया होने लगा, मिलने लगा, या कहते हम आत्मनिर्भर हो गए भोज्य पदार्थों के बेसिस पे। हालांकि जो गरीबी है वो कहीं न कहीं जो निचले तबके या कहते गरीब लोग हैं उनको आज भी प्रभावित कर रही है। उनको भोजन अपने इकट्ठा करने में या प्राप्त करने में असुविधा हो रही है, संघर्ष जारी है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यह जो टेक्नोलॉजी है भविष्य में वह भी समस्या समाप्त करेगी और जो भूख से पीड़ित लोग हैं वहां तक भोजन हम पहुंचाने में सफल होंगे या साइंस सफल होगी। बात करेंगे पशुधन संवर्धन के लिए भी इसकी उपयोगिता है। जैव प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं जैसे भ्रूण स्थानांतरण, परख नली निषेचन, भ्रूण परिवर्धन, किण्वन आदि के द्वारा पालतू, दुधारू आदि पशुओं की किस्मों में कई तरह के सुधार लाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे दिया गया है स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं औषधि निर्माण, टीकों द्वारा रोगों की रोकथाम,
स्टेरॉयड हार्मोन्स उत्पादन, गर्भपूर्व रोग की जानकारी, बीटा थैलीसीमिया, सीकल सेल एनीमिया, एड्स आदि रोगों के पहचान में, जीन अदला बदली यानी जीन एक्सचेंज में, जीन की मरम्मत कर रोगों की रोकथाम में, जीन चिकित्सा तथा संतान के लिए आनुवंशिक गुणों को सुधारने, जिसे आप यूजेनिक्स कहते हैं, तथा इसके दोषों को दूर करने में जीन इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यह उपयोग किए जाते हैं। वहीं देखिए कृत्रिम प्रजनन, जिसे आप परखनली शिशु के बेस पे जानते हैं, का विकास भी जैव प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पाया। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी उपयोगिता आप अपने लाइफ में अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट हो जा रहा है आपके जीवन में एक जैव प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है, या कह दें उपयोगिता है या स्थान है। आगे बढ़ते हैं। यह हम दोस्तों जो वेरी शार्ट टाइप के क्वेश्चन है एमसीक्यू, उनको चूज किए हैं और इस पे हम आप चर्चा करेंगे कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन बैंक पे आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर बार अपडेट किया जाता है तो नए नए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ये न्यू आपके पास उपलब्ध रहेगा। तो आप इसको देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं और आपको जवाब भी दिया जाएगा। बढ़ते हैं जो क्वेश्चंस दिया गया है उसकी तरफ, ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है जो हमने सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस पदार्थ का संश्लेषण जीन अभियंत्रिकी द्वारा प्रौद्योगिक स्तर पर किया गया है। औद्योगिक स्तर कह दें या बड़े पैमाने पे कह दें, किनका किनका निर्माण किया गया है, तो आप देखेंगे मानव वृद्धि हार्मोन्स किया गया है, ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स, इंसुलिन का भी निर्माण किया गया है और इंटरफेरॉन का भी किया गया है। इस तरह से जो घ ऑप्शन है इनमें से सभी वह ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इन सभी का निर्माण कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर हम आप देखते आ रहे हैं और मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई। तो जीन चिकित्सा सबसे पहले किस रोग के उपचार में उपयोग की गई, यह प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है एड्स, दूसरा कैंसर, तीसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस और चौथा दिया है एडीए की कमी होने वाला इस साइड। तो आप देखेंगे एडीए क्या है, एंटी डाययूरेटिक, ठीक है। एडीए जो है उसकी कमी में होने वाला जो ACID है, उसके लिए सबसे पहले जीन जो चिकित्सा है उसका उपयोग किया गया था। यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए। आगे बात करेंगे वीटी कपास क्या है, एक क्लोन पादप, एक शकर पादप, एक पारजीनी पादप या एक उत्परिवर्तित पादप। तो आप जानते हैं एक परजीनी जो पादप है उसी को हम क्या कहते हैं, वीटी क्रॉप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्लेवर सेवर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल है, जीएम फसल है, वह क्या है, टमाटर की फसल है, गेहूं की फसल है, धान की है, पपीते की है। तो आप देखेंगे जो फ्लेवर सेवर है वो किसकी फसल है, वह जो है आपकी धान की, वो जो टमाटर की जो फसल है वह है। तो यहां देखिए टमाटर जो ऑप्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, पहले ऑप्शन यानी क के बेसिस पे ही आपको दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर का हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत। चले दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन सेट है जो कि आपके लिए सेलेक्ट किया गया है वह आपके सामने ऑन स्क्रीन है, उससे आप देखें, क्वेश्चन देखें और क्वेश्चंस का आंसर आप चूज करें। चलिए
जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आप देखिएगा, दिया है बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो है वही क्या है, बीटी जीव विष एक तरह से पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। और बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको यह बात बताई है। तो याद रखिएगा, बीटी जीव विष किस जीवाणु से मिलता है, तो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो है इसका फुल फॉर्म है, उसी से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 आप ध्यान से देखें, यह जो आपके लिए सेलेक्ट किया गया है इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, कहाँ कहाँ होता है, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में। तो मेरे दोस्तों ये जो तीनों क्षेत्र हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, और इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, इन सभी क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ABCD आप देख लीजिए, क ख ग घ करके। इसमें दिया गया है आनुवांशिक रूपांतरण में फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया है, पहला। दूसरा, आनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक पीड़क नाशकों पर निर्भरता को कम किया है। तीसरा, आनुवांशिक रूपांतरण ने खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि की है। अगला घ वाला, इनमें से सभी। तो आप देखेंगे आनुवांशिक जो रूपांतरण है यह सभी काम करने वाला है, यानी आनुवांशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बना दिया है। दूसरा, आनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक जो पीड़कनाशकों हैं उन पर भी निर्भरता को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। और तीसरा, अंतिम, आनुवांशिक रूपांतरण ने खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में भी वृद्धि की है। तो ये 3-4 चीजें जो आपके दिया गया है, ये सभी चीजें क्या है, आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में सत्य कथन है। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। उम्मीद है आपको यह पोर्शन समझ में आया होगा, क्लियर होगा। कोई डाउट या कोई परेशानी है तो आप सेक्शन में जाएं और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिखें। बढ़ते हैं दोस्तों, जो निश्चित उत्तरी प्रश्न है वह आपके सामने है सेक्शन में, उनकी तरफ। चलिए, जो पहला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है आपके लिए निश्चित उत्तरी में, वो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, पारजीनी जंतु क्या है। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जानबूझकर प्रौद्योगिकी तरीके से बाह्य जीन समावेशी होते हैं और वह अपने लक्षणों के साथ उन जीन के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। पारजीनी क्या है, ऐसे जंतु हैं जिनके डीएनए में जानबूझ के प्रायोगिक तरीके से बाह्य जीन समावेशित किए गए हैं, यानी प्रवेश कराए गए, उन्हें क्या कहेंगे, पारजीनी जंतु कहेंगे। और वह अपने लक्षणों के साथ उन जीन के लक्षणों को भी प्रदर्शित करता है, यानी वह जो है, जो उनमें लक्षण था वो तो प्रदर्शित कर ही रहा है, साथ ही साथ उनमें जो प्रवेश कराया गया जीन है उनका लक्षण भी प्रदर्शित करे। तो ऐसे जो प्लांट या जंतु होंगे उनको हम पारजीनी जंतु नाम देंगे। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। आगे बढ़िए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पीसीआर तकनीकी के 2 उपयोग लिखिए। पीसीआर तकनीकी क्या है, उसका उपयोग तो बताइए। तो देखिए यहां, इसके द्वारा एड्स के रोग की पहचान की जा सकती है। दूसरा, इसके द्वारा कैंसर रोगी में उत्परिवर्तन की जो पहचान है वह भी की जा सकती है। तो पहला, तो यहाँ 2 काम आपको बताने थे, 2 काम में से आपको एड्स की पहचान दे दिया और कैंसर रोग के बारे में भी जानकारी इससे आपको मिल सकती है।
तो इस तरह से पीसीआर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें। वहीं आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिन उत्पादित करता है, यानी बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस ही आप है जानते हैं यह है कैसा बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस क्या करता है, टॉक्सिक्स जो सब्सटेंस है उसका उत्पादन करता है। तो यहाँ उसका नाम जो है मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, जिसमें एलिसा का पूरा नाम आपसे पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है। एलिसा टेस्ट एड्स होने की अवस्था में कराया जाता है। तो एलिसा टेस्ट का जो फुल फॉर्म है उसको देख लीजिए, एंजाइम लिक्विड अमीनो सोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड अम्यूनो सोर्बेंट एसे इसका फुल फॉर्म है, इसी को एलिसा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या है? तो देखिएगा, संश्लेषित वैक्सीन जिसमें शुद्धता एवं विभवता की उच्च क्षमता होती है। क्या है? ऐसी वैक्सीन है जिसमें शुद्धता और विभवता की जो उच्च क्षमता है वह पाई जाती है, उसी को थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। यानी आप जानते हैं जैसे कंप्यूटर में मॉडिफिकेशन हुआ, एक जनरेशन से दूसरी आई और मॉडिफाई होकर के तीसरी आई और मॉडिफाई होकर के, उसी तरह वैक्सीन में जब और मॉडिफिकेशन होकर तीसरी जनरेशन में आते हैं तो टॉप मोस्ट वैक्सीन वो होती है, उसमें ज़्यादा आप देखेंगे शुद्धता और विभवता पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, प्रतिविषाणु प्रोटीन का नाम लिखिए। तो इंटरफेरांस क्या है? एक प्रतिविषाणु जो प्रोटीन है वह है। तो यहाँ उम्मीद है यह सेक्शन या प्रश्न जो आपके सामने दिया गया है आपने एंजॉय किया होगा, समझ आया होगा। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रखें। यहां तक क्लियर है? चले मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेक्शन है वो आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसे ध्यान से देखिए भैया और क्या करिए, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बायोपायरेसी क्या है? टिप्पणी लिखिए। बहुत बार यह आपके सामने आजकल ट्रेंडिंग में वर्ड है, क्या? बायोपायरेसी। थोड़ा सा देखिए, पायरेसी का मतलब होता है कि पहले से ही कॉपी पेस्ट करके नई चीजें बना लेते हैं। तो ये बायोपायरेसी क्या है, थोड़ा सा इसको आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। पायरेसी वर्ड आपने देखा होगा, कुछ मूवीज वगैरह रिलीज हो उससे पहले क्या करते हैं, उस मूवी को रिलीज करने के लिए उसकी कॉपी वगैरह बना करके बेच देते हैं फॉरेन कंट्रीज में। तो इस पे बड़ा बिजनेस होता है, धोखाधड़ी वाला है बट होता है। उसी तरह से बायोपायरेसी क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए दिया है, बहुराष्ट्रीय कंपनी व अन्य संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही क्या है? बायोपायरेसी है। यानी बिना कंट्री से कोई लीगल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कोई लीगल बातचीत नहीं हुई और उन्होंने क्या किया कि बिना किसी तरह की बातचीत किए अपने कार्य को प्रोग्रेस किया और वहाँ का जो दूसरी कंट्रीज का संसाधन है बड़े पैमाने पे उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। यही क्या है? बायोपायरेसी है। ऐसा छुपे तौर पे होता है और जब कभी आप देखेंगे ऐसी घटना तो वहाँ लोकल के जो लोग होते हैं वो उसमें जरूर शामिल होते हैं, बिना उनके यह संभव नहीं होता है। अगली बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। जीन चिकित्सा पर टिप्पणी आपको लिखना है। क्या टिप्पणी होगी, क्या बात आएगी? जीन चिकित्सा है क्या? जेनेटिक बेसिस पे, जीन के बेसिस पे जो चिकित्सा उपयोग की जाती है, जीन चिकित्सा के बेस पे जाना जाता है। देखिए दिया है, जीन चिकित्सा में अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव शरीर में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ एवं क्रियाशील जीन द्वारा बदला जाता है। यानी जो रोग जनक या रोगी कारक जीन हैं उनको निकाल दिया जाएगा और उनकी जगह पे स्वस्थ जो होंगे जीन उनको इंटर करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया है, इसके द्वारा किसी भी बच्चे भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोग के
उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। तो आप जानते हैं कि जेनेटिकली उसको प्रवेश करा करके आगे की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। काई प्रोटीन क्या होती है, बहुत बार प्रश्न आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने इसी वजह से उठाया है ताकि इसमें आप आंसर कर सकें और देख सके कि आखिर काई प्रोटीन्स के बारे में क्या कहा गया, क्या होती है। इसको पैदा करने वाले जीव का नाम भी आपको बताना है। तो देखिए दिया गया है, काई प्रोटीन एक क्रिस्टल प्रोटीन है जो कीटों के लिए विषैली, ध्यान रखिएगा, क्या है ये, कीटों के लिए विषैली है। ठीक है, आगे दिया है, क्राइजीन द्वारा निरूपित होती है। जीवाणु बैसिलस थीरोजेनेसिस जीवाणु इसका अक्रिय अवस्था में उत्पादन करता है। यानी बैसिलस जो थीरोजेनेसिस नामक बैक्टीरिया है उसके थ्रू क्राई प्रोटीन्स का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जो कि टॉक्सिक होती है और कहीं ना कहीं जो कीट आदि हैं उनके लिए विषाक्त पदार्थ के रूप में काम करती है। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमने जो सेट किया है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें क्या पूछा गया है, गोल्डन राइस, बहुत बार आपने नाम सुना होगा गोल्डन राइस का। पूछ रहा है गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो आप सभी जानते हैं किस विटामिन की प्रचुरता होती है मेरे दोस्तों, तो हमेशा उसमें विटामिन जो ए है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो किसकी प्रचुरता है, विटामिन ए की प्रचुरता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस कुछ सेलेक्टिव हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बार बार रिपीट करिए और एग्जाम्स को अच्छे से दीजिए मेरे दोस्तों। प्लेटफॉर्म जो आपका है ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन, वो लगातार आपको सहयोग करता रहेगा। इसी के साथ यह भी सेक्शन जो है आपका समाप्त हो रहा है। लेसन का यह पहला वीडियोज है 10वें लेसन का। साथ ही साथ आपके 2-3 लेसन और बचे हैं, उसको भी आपको दिया जाएगा। आप लगातार रिवाइज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म से वीडियो देख करके। आप मेहनत करें दोस्तों और अच्छे अंक ला करके हमें और हमारे प्लेटफॉर्म को गौरवान्वित करें। आपसे चलते चलते फिर से रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में अगली वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।